हेलो एवरीवन, दिस इज जागरण तिवारी, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टेस्ट 01। इस टेस्ट में आपके 120 क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश से। ये टेस्ट आपका जो होता है ये 24 PYQ है, उसके बेसिस पे है, उसी के पैटर्न पे है। और इस टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चंस हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है, पढ़ना है, ठीक है। आपको टिक लगाना है, अपने तरीके से खुद से करना है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आपको ना आए वहाँ पे वीडियो देखना है, और लास्ट में अपना कमेंट में स्कोर बताना कि आपका जो 120 में कितना बन रहा है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करना, देखना कैसा है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले आपका एग्जाम में जो होता है बायोलॉजी का ही आता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द, सिंपल क्वेश्चन है। किसने दिया था? तो इसने दिया था, यानी लिनस ने दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर, जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं क्या होते हैं? ऑप्शंस आर enclosed within the fruits, exposed and not enclosed in the fruit, non-vascular in nature, present inside ovary। राइट आंसर विल बी, ये आपके जो होते हैं एक्सपोज्ड होते हैं, और ये सीड के अंदर यानी कि फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते, ये नेक्स्ट सीड होते हैं, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लावर विच कंटेन बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ऐसा फ्लावर जो आपका एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों रखता है, उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड, ठीक है, तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन में आपका यहाँ पे आता है यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। तो राइट आंसर विल बी, जहाँ पे आपको दोनों मिलता है वो आपको बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसे बोलते हैं हम। सो राइट आंसर विल बी बाइसेक्सुअल। द पिगमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग लाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी कौन सा पिगमेंट आपका जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट की कैप्चरिंग के लिए फोटोसिंथेसिस में? तो राइट आंसर विल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए जो होता है ये आपका मेन पिगमेंट होता है, ये ऐसा एनसीईआरटी में बताया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्लांट हार्मोन इज गैसियस। आपको जो प्लांट हार्मोन दिया गया है उसमें कई सारे हार्मोन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा हार्मोन जो होता है आपके गैसियस फॉर्म में पाया जाता है? तो राइट आंसर विल इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है आपका ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जो कि आपके फ्रूट के राइपनिंग यानी फल को पकाने में जो होता है ये आपका इस्तेमाल होता है ये हार्मोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर म्यूकर, नॉस्टैक, पैरामीशियम। राइट आंसर विल बी नॉस्टैक, ठीक है, नॉस्टैक और एनामिना जो होता है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, यानी कि मेंबर्स ऑफ द फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें कौन सा फीचर आपको प्रेजेंट नहीं होता? ऑप्शंस आर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, नेफ्रेडिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस। राइट आंसर विल बी जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होते हैं ये आपके ऑर्थोगोडा में देखने को मिलते हैं, एनालिडा की फाइलम में देखने को नहीं मिलते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड क्वेश्चन इज व्हिच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कौन सा सेल ऑर्गेनल जो होता है ये प्रोटीन के संश्लेषण के रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शंस आर लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर विल बी राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम आपका जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन द सेल। कौन सा जो आपका सेल का स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके सेल के अंदर में कौन सी चीज आनी है, कौन सी चीज जानी है, यानी एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंड द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी इस चीज को कंट्रोल करती है कि कौन सा सेल यानी कि कौन सा जो एलिमेंट है, जो मॉलिक्यूल है वो आपके सेल के अंदर में आएगा या फिर किसको सेल से बाहर जाना है, वो आपका सारी चीज होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलिसिस अकर। यानी किस पार्ट में आपके सेल के ग्लाइकोलिसिस जो होता है आपका अकर होता है? ऑप्शन आर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, या फिर क्लोरोप्लास्ट। हमसे पूछा गया ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस आपका जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में आपका जो होता है ये ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है। आपका जो एटीएस होता है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको अच्छे से देखना है। सो ग्लाइकोलिसिस आपका जो होता है ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू इसमें कौन सा नहीं है? सो राइट आंसर विल बी जाइलम। जाइलम जो होता है ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जहाँ पे, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के टिश्यू मिलकर बनाते हैं जाइलम को, और ये आपका चार इसके जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं। तो राइट आंसर विल बी जाइलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद आपके कितनी डॉटर सेल्स जो होती हैं बनती हैं? तो राइट आंसर विल बी फोर। फोर डॉटर सेल्स जो होती हैं आपके मियोसिस में देखने को मिलता है, और माइटोसिस में आपको दो देखने को मिलता है, टू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू आर इंटरकलेक्टेड डिस्क फाउंड। ठीक है, इंटरकलेक्टेड डिस्क जो होती है आपकी किस टाइप के मसल्स के में पाई जाती है? ऑप्शन आर स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक, वॉलंटरी मसल। राइट आंसर विल कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल होती है इसमें आपका जो होता है इंटरकलेक्टेड डिस्क देखने को मिलती है, ठीक है, इंटरकलेक्टेड डिस्क आर फाउंड इन कार्डियक मसल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम बीएमआर कहते हैं। बीएमआर को कौन सा हार्मोन जो होता है आपका रेगुलेट करता है? ऑप्शन आर इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, ग्लूकेजॉन। सो राइट आंसर विल बी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो होता है आपका ये बीएमआर को कंट्रोल करता है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट
जो आपकी बॉडी में होती है, उस चीज़ को आपका कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच हार्मोन इज नोन एज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? कौन सा हार्मोन आपका जो था ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आर कार्टिसोल, एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरोन या फिर थायरॉक्सिन। राइट आंसर विल बी एड्रेनलाइन, जो कि आपका जो हार्मोन किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है, जो एड्रेनलाइन हार्मोन होता है ये आपका जो होता है एड्रेनलाइन जो होता है रिलीज करता है, और ये आपका हार्मोन जो होता है ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसे बोलते हैं, जो कि आपका किसी इमरजेंसी कंडीशन में जो होता है ये रिलीज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आपका किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन आर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म हो गया, या फिर टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइटा। राइट आंसर है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो ठीक है फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन आपका जो होता है ये एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन? F2 जनरेशन यानी जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जो F1 जनरेशन आती है, ठीक है, F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन आती है, तो F2 जनरेशन आपका जो होता है रेशियो क्या आता है? तो रेशियो आपका जो आता है वो 3:1 आता है। F1 जनरेशन आपका जो होता है वो टॉल और शॉर्ट, जब आप कंप्लीट टॉल और कंप्लीट शॉर्ट को F1 जनरेशन क्रॉस करवाते हो तो आपके पास जो होता है हाइब्रिड आते हैं, और फिर जब आप हाइब्रिड को क्रॉस करवाते हो तब आपके पास जो होता है ये 3:1 का जो रेशियो आता है आपको देखने को मिलता है। सो द राइट आंसर विल बी 3:1। ये रेशियो आपको देखने को मिलता है F2 जनरेशन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वेयर डू द फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो ऑप्शन आ यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना। सो राइट आंसर विल बी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आपका जो होता है ये फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यूट्रस में आपका जो होता है इम्प्लांटेशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन इज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू, ठीक है, जो आपका एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसका किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन में आपके है कटिंग डीएनए के लिए, एम्पलीफाइंग डीएनए के लिए, सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स या फिर सिंथेटिक डीएनए, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट। ये आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जब आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हमने डीएनए को कट कर दिया यानी उसके फ्रेगमेंट्स बना दिए, उस फ्रेगमेंट्स को हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेशन के लिए हम जो होता है यानी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो है इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड बाय द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया? कौन सा ऑर्गन आपका जो होता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से अफेक्टेड होता है? तो ऑप्शन आर लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनी। राइट आंसर भी लंग्स। लंग्स आपके जो होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आप यानी आपका जो टीबी होता है उससे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट? कौन सा आपका बायोटिक कंपोनेंट है? इकोसिस्टम में आपका जो होता है बायोटिक और एवार्ड जो कंपोनेंट होते हैं, तो हमसे पूछा गया कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं आपके? तो ऑप्शन आपके जो होता है टेम्परेचर है, लाइट है, प्लांट है या फिर वाटर। सो इसका जो राइट आंसर होगा बायोटिक कंपोनेंट आपके जो प्लांट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट आते हैं, बाकी आपका टेम्परेचर, लाइट, वाटर ये आपके सारे ए बायोटिक कंपोनेंट में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल यानी कि इसके जो इसको कौन शो करता है? एडेप्टिव रेडिएशन आपका शो कौन करता है? सो एडेप्टिव रेडिएशन जो होते हैं आपके डार्विन की जो फिंचेस होती हैं, जहाँ पे डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे जो था आपका खोज की थी, जो फिंचेस थी वो आपके एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डार्विन फिंचेस, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो बायोलॉजी का सेक्शन था, ठीक है, इसमें 24 क्वेश्चन आते हैं वो आपके खत्म होते हैं। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है फिजिक्स। अब यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं क्या है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सिस्टम ऑफ द यूनिट इज यूज्ड इन द इंटरनेशनल सिस्टम? एसआई सिस्टम में आपका कौन सा यूनिट यानी कि यूज किया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है? ऑप्शन था सीजीएस सिस्टम, एफपीएस, एमपीएस या फिर एसआई सिस्टम। राइट आंसर विल बी एसआई सिस्टम। जो आपका ये सिस्टम होता है एसआई सिस्टम यानी एसआई यूनिट, ये यूनिट आपकी जो होती है इंटरनेशनल लेवल पे यूज की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी? इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा कि दो क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल होती है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी निकलती है। ऑप्शन आर लेंथ, मास, फोर्स, टाइम। राइट आंसर विल बी फोर्स। फोर्स आपका जो होता है ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, बाकी आपके लेंथ, मास, टाइम ये आपके सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ बॉडी रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर कोई बॉडी जो होती है चलती है और वापस से अपनी पोजीशन पर रिटर्निंग पॉइंट पे आ जाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आपको पता होगा कि अगर कोई बॉडी एक जगह से जाती है और वापस उसी जगह पे आ जाती है तो जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका जीरो जाता है। तो राइट आंसर ठीक है जीरो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका जो होता है ये जीरो हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट। फ्रिक्शन आपका जो होता है किस दिशा में लगता है यानी कि घर्षण हमेशा कार्य करता है, किस दिशा में कार्य करता है? ऑप्शन आर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस मोशन डायरेक्शन में आप चल रहे हो, या अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, परपेंडिकुलर टू द मोशन या फिर अराउंड द ग्रेविटेशनल पुल। राइट आंसर विल अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर आपकी कोई बाइक या कार चलती है तो उसके जस्ट अपोजिट आपको जो होता है फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मशीन डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकंड, इस पावर इज। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया आपके कि अगर एक मशीन जो होता है 1000 जूल का काम करती है 2 सेकंड के अंदर काम करती है तो पावर बताइए। सो आपको पता होना चाहिए कि जो पावर का फार्मूला होता है, एक पावर का जो फार्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। पावर जो होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, तो यहाँ पे देखना है आपको
जो यहाँ पे वर्क किया गया है, वर्क आपका जो था 1000 जूल का किया गया है और टाइम आपका जो है 2 सेकंड का है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 500, ठीक है 500 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 500 वाट। 500 वाट का आपका जो होता है यहाँ पे काम किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना। पावर आपका जो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज एज अ पॉइंट वेयर, ठीक है। सेंटर ऑफ द मास किसी बॉडी का जो होता है एक पॉइंट पे होता है और वो पॉइंट कहाँ पे होता है आपको बताना है। सो ऑप्शन आर इंटायर मास इज, जहाँ पे आपका पूरा मास कंसंट्रेटेड वहाँ पे, या फिर हाफ ऑफ द मास लाइज ओनली ग्रेविटी एक्ट्स, या फिर ओनली रोटेशनल मोशन अकर्स। सो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, जहाँ पे आपका पूरी बॉडी का जो मास कंसंट्रेटेड है वहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास देखने को मिलता है हमको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी का जो एबिलिटी होती है वापस से अपने शेप को रिगेन करने की, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शंस ऑफ प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी या फिर मैलिबिलिटी। राइट आंसर विल बी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो होती है ऐसी एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स, अपनी फॉर्म को वापस से रिगेन करने का जो, ठीक है, वो एबिलिटी होती है उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जी की वैल्यू आपको बतानी है। सो आपको बताओ कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हमसे यहाँ पे कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पे जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो आपकी होती है, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो दोनों कंफ्यूज होना इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आपके दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला आपने देखा होगा कि जो फोर्स होता है आपका के इक्वल टू के, ठीक है, के होता है आपका इस तरीके से होता है, देखते हैं आप फोर्स इक्वल टू के Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये उस तरह होता है। तो हमसे पूछा गया कि फोर्स आपका जो होता है दो चार्जेस के बीच में लग रहा होता है वो आपका किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका था स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डिस्टेंस या फिर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सो अगर आप देखोगे तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि आपके इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अगर ऐसा लिखा होता तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आपका इनवर्सली चला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये आपका Q इंटू Q2 का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे देखा जाए जो का फोर्स होता है ये आपका Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है, तो राइट आंसर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ओके। इस बार अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज ओम्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड। ओम्स लॉ आपका जो होता है किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस पर फॉर्मूला भी यानी कि अच्छा फॉर्मूला है और क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, फर्स्ट होगा V इक्वल टू आई आर। आई आर आपका जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। सो इसका जो फॉर्मूला होगा V इक्वल टू आई आर, और ये आपका ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। वोल्ट मीटर आपका जो होता है किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, तो सीरीज में, पैरेलल में, या फिर एनीवे अक्रॉस द बैटरी। तो वोल्ट मीटर आपका जो होता है ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और एमी मीटर जो होता है आपका ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एसआई यूनिट होती है आपका पता होना चाहिए कि टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन आपका द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल इज। अगर दो चार्ज को आप मूव करते हो और उन दोनों, ठीक है, दो जगहों के बीच में आपका जो पोटेंशियल वो सेम है, यानी अगर आप कोई चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ मूव करते हो और दोनों जो चार्ज हो आपके सेम पोटेंशियल सरफेस पे हैं, तो हमसे बताने कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन आपका जो होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो सेम पोटेंशियल पे है, तो आपका जो वर्क डन होता है वो जीरो हो जाता है वहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका सोलेनाइड के अंदर में किस तरीके होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। सो इसका जो राइट आंसर होगा आप यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपको सोलेनाइड में यूनिफॉर्म होती है, सो राइट आंसर विल यूनिफॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें कौन सी आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है, तो राइट आंसर गामा रेज। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है काफी ज्यादा हाई होती है, रेडियो वेव की डिस्टेंस ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है गामा वेव की ज्यादा होती है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो एसआई यूनिट है आपकी हेनरी, ठीक है, हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमडब्ल्यू की वेव्स की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, तो आपकी जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है, 3 × 10⁻ मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेन मिरर द इमेज फॉर्म्ड। जो आपके प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज देखने को मिलती है, ऑप्शन आर रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल इरेक्ट, या फिर वर्चुअल इन्वर्टेड। राइट आंसर विल बी वर्चुअल। आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है प्लेन मिरर में, जो कि आप घर में नॉर्मली यूज करते हो, आपका प्लेन मिरर होता है, और वहाँ पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको देखने को मिलती है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच कलर डेविएट्स द मोस्ट प्रिज्म। प्रिज्म में आपका जो होता है कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि ठीक है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा विबग्योर, ठीक है, विबग्योर आपने पढ़ा होगा विबग्योर। और यहाँ पे आपका जो देखने को मिलता है सबसे पहले आपका वायलेट आता है, लास्ट में रेड होता है। तो वायलेट कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है और रेड जो होता है वो लीस्ट डेविएट करता है। रेड जो होता है सबसे कम डेविएट करता है, तो वायलेट जो होता है आपका सबसे ज्यादा डेविएट करता है। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा आपको वायलेट, ठीक है, वायलेट जो होता है आपका प्रिज्म में सबसे ज्यादा डेविएट करता है और रेड जो होता है आपका लीस्ट डेविएशन शो करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन टू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आपको पता होगा थ्रेशोल्ड जो होती है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। और ऑप्शन साथ गिवन, ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, एब्जॉर्ब लाइट, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन या फिर स्टॉप इलेक्ट्रॉन। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी देनी है कि जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाए। तो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए आपका जो होता है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। राइट आंसर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीना डायोड। जीना डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ऑप्शन आर फिल्टरिंग, क्लिपिंग, वोल्टेज रेगुलेशन, रेक्टिफिकेशन। राइट आंसर विल बी वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपका जो होता है जीना डायोड का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर द मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए आपका कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, सो राइट आंसर विल बी, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन का जो होता है ये आपका यूज किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। इसका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर एक कार जो होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है। तो राइट आंसर विल जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैराडे द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ होता है आपका क्या स्टेट बोलता है, क्या बोलता है, ऑप्शन आर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, इंड्यूस ईएमएफ इज कांस्टेंट, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ, या फिर अ करंट फ्लो विदाउट ईएमएफ। सो राइट आंसर विल सी, जहाँ पे बताया गया है कि एक चेंजिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी वजह से जो होता है वो आपको ईएमएफ जनरेट होता है। तो राइट आंसर विल बी सी, वेयर इट इज से दैट कि एक चेंजिंग ईएमएफ, ठीक है, जब आपका कोई भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है चेंज होता है तो वहाँ पे आपका ईएमएफ का जनरेशन होता है। सो यहाँ पे थे कुछ ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है केमिस्ट्री के, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस तरीके के बॉन्ड आपको जो होता है वो शेयरिंग में देखने को मिलते हैं। जब आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो वहाँ पे आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स, एक मोल सब्सटेंस में आपको कितना देखने को मिलता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कितना होता है एक 1 मोल में। सो आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, 1 मोल सब्सटेंस में आपको देखने को मिलता है 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। राइट आंसर बी आपका जो होता है वो आपका राइट आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज अ ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपको ऑप्शन सार 3 सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, या 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, या फिर 3 पाई बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपको जो होता है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। राइट आंसर विल बी सी, ठीक है, सो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर सीन इन द ट्रिपल बॉन्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन आपका है द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू। एटॉमिक नंबर आपका जो होता है कितने के इक्वल होता है, किस चीज के इक्वल होता है, ऑप्शन आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस या फिर न्यूट्रॉन होता है। सो राइट आंसर विल बी, जो एटॉमिक नंबर होता है आपका, ये एटॉमिक नंबर आपका जो है ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के इक्वल होने का मतलब होगा जब आपका एटम न्यूट्रल होगा तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। बेसिकली हम यहाँ पे जनरली हम प्रोटॉन को देखते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। आपका कौन सा प्रोसेस है जो आपका कांस्टेंट प्रेशर देखने को मिलता है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आइसोकोरिक है, यहाँ पे आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, या फिर एडियाबेटिक है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, सो कांस्टेंट प्रेशर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस जो होती है आपकी कांस्टेंट प्रेशर देखने को मिलती है। एडियाबेटिक जहाँ पे आपका हीट यानी आपका जहाँ पे Q इक्वल टू 0 होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, आइसोकोरिक में आपका जो होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इस तरीके से आपको देखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन OF2। OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है ऑक्सीजन का। सो आपको पता होगा कि जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 1 होता है, -1 होता है, ठीक है, -1 होता है। और हमको यहाँ पे OF2 दिया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर वो -2 होता है। और ऑक्सीजन पे क्या होगा, तो ऑक्सीजन पे जस्ट उसका प्लस हो जाता है, तो ऑक्सीजन पे +2 हो जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर विल +2। तो ऑक्सीजन पे जो होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 हमें देखने को मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स सबसे ज्यादा
कौन सा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट पाया जाता है? राइट आंसर जो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आपका सबसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स का, ठीक है। विच ऑक्साइड ऑफ द बोरॉन इज एसिडिक नेचर? कौन सी ऑक्साइड आपकी बोरॉन की एसिडिक है यहाँ पे? तो ऑप्शन आप B2O3, L2O3, Ga2O3, ठीक है, या फिर Ion2O3। सो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके डाउन द जब आप ग्रुप जाते हो तो वहाँ पे आपका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और जो मेटल्स होते हैं आपके वो रिएक्ट करके आपके जो होता है एसिडिक, यानी मेटल्स जो होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो आपका नॉन मेटल होता है ये आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो आपका बोरान जो होता है ये आपका नॉन मेटल है, और बोरान आपका यानी B2O3 जो होता है ये आपका एक तरीके से एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बेसिक यानी कि एसिडिक ऑक्साइड जो होता है आपके नॉन मेटल बनाते हैं। सो बोरान इज अ नॉन मेटल एंड इट विल फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। तो राइट आंसर B2O3। इसका अगला क्वेश्चन आता है आपका, एंड द क्वेश्चन इज Which of the following does not affect the equilibrium constant? इसमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता? ऑप्शन है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन। राइट आंसर होगी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो था आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता, बाकी आपका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन, ये आपके सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर बनाने के लिए कौन सा एसिड का यूज किया जाता है? ऑप्शन आर HCl, HNO3, H2SO4 या फिर एसिटिक एसिड। राइट आंसर भी HNO3। नाइट्रिक एसिड का जो होता है आपका ये फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मेथेन। मेथेन यानी कि CH4 में आपका किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है? तो जहाँ पे मेथेन में आपका जितने भी बॉन्ड है सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा आपका sp3 जाएगा, यानी sp3 आपका जो होता है ये हाइब्रिडाइजेशन होगा CH4 मेथेन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ होमोलॉगस सीरीज। इसमें से कौन सा आपको होमोलॉगस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो होमोलॉगस सीरीज में जो भी एलिमेंट होते हैं यानी कि जो आपके आते हैं वो CH2 से डिफर करते हैं। CH2 आप प्लस करते जाइए और उसका जो एडिटिव होगा आगे आता जाएगा। तो यहाँ पे जो होते हैं आपके CH2 से डिफर करते हैं, CH2 से आपका डिफर करते हैं। और अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो CH4, CH2, H6 या फिर C3H8, तो यहाँ पे सबको सब में CH2 प्लस ऐड करना होगा। CH2 प्लस ऐड कर दोगे तो आपको होमोलॉगस सीरीज मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए CH4 में, अगर CH4 में CH2 ऐड करते हो तो यहाँ पे आपका देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हो जाएगा C2H6। बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट है। और जब आप C2H6 में CH2 जोड़ोगे तो आपका C3H8 होगा। सो इस हिसाब से आपका जो होमोलॉगस सीरीज आपको देखने को मिल रहा है आपका फर्स्ट वाला है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट आपका जो होता है राइट आंसर होगा। जहाँ पे आपको अगर आपको होमोलॉगस सीरीज पूछता है तो होमोलॉगस सीरीज में आपको हमेशा CH2 ऐड होता है, और जहाँ पे आपको CH2 का ऐड का एडिशन मिलता जाता है आगे, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आपका होमोलॉगस सीरीज होता है। ओके, करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 मोलरिटी आपको देखना है यहाँ पे, 1 मोल हमको NaCl दिया गया है और 1 लीटर सोल्यूशन भी है, आपको मोलरिटी बतानी है। सो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। मोलरिटी आपको जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोलरिटी आपको जो नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन सोल्यूशन लीटर। सो यहाँ पे हमको पहले से ही मोल दिया रखा है तो इजी क्वेश्चन है। सो बेसिकली यहाँ पे मोलरिटी आपको क्या हो जाएगा, तो गिवन मोल्स आपको 1 मोल दिया गया और सोल्यूशन आपका क्या है 1 लीटर में दिया गया है, तो 1 लीटर सोल्यूशन। सो 1/1 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर भी 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल आपका जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस पर अगला क्वेश्चन है, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन। कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की किस चीज पे डिपेंड करती है आपकी? तो कंडक्टिविटी आपके ऑप्शन क्या है, आयन साइज हो गया, आयनिक कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर भी ऑल ऑफ दिस। जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है वो आपका सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आयन का साइज क्या है, छोटा बड़ा है, आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है कम है, ज्यादा होगा तो बिल्कुल कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको जो मोबिलिटी बढ़ जाती है तो इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइज फैक्टर्स आपको जो होता है कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इसमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड से है? ऑप्शन है N2O है, ठीक है। N2 हो गया आपका, NO हो गया, NO2 हो गया, N2O5 होगा। राइट आंसर है NO। NO जो था आपका नाइट्रोजन का एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, और N2O5 जो था आपका ये एसिडिक ऑक्साइड आता है, ठीक है, तो इसे याद रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक कैटलिस्ट जो था आपको पता होगा, कैटलिस्ट जो था आपका रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, तो कैसे कर देता है? सो ऑप्शन क्या है, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर इंक्रीज एंथैल्पी, या फिर इंक्रीज टेम्परेचर। ऑप्शन तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका, जो इसमें राइट आंसर होगा आपका होगा ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जो किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जब आप कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसको सबसे पहले एक्टिवेशन स्टेट में ले जाया जाता है, और जो यहाँ पर कैटलिस्ट होता है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिससे रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट आपके कौन से आते हैं? सो ये पीरियोडिक टेबल में आपको बताया गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो ऑप्शन आर जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम। सो राइट आंसर विल बी कॉपर। कॉपर आपका जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें गलती ना करना, ठीक है। जिंक आपका जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोडेंडेट लिगेंड। मोनोडेंडेट लिगेंड क्या होते हैं? तो आपको पता होगा कि आंसर देगा मोनोडेंडेट लिगेंड, बाइडेंडेट लिगेंड,
पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी NH3। अमोनिया जो होता है आपका ये मोनोडेंटेड लिगेंड आता है, जो कि आपको एक तरीके से जोड़ता है, यानी वन साइडेड पेयरिंग होती है यहाँ पे, एक तरीके से जुड़ता है। आपका C2O4 जो ऑक्सीलेट है यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है, और EDT आपका इस तरीके से हेक्साडेंटेड लिगेंड है। सो इस तरीके से आपको लिगेंड दिए गए हैं। और यहाँ पर पूछा गया मोनोडेंटेड लिगेंड, तो मोनोडेंटेड लिगेंड में आपका जो होता है NH3। अमोनिया जो होता है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड में आता है, ठीक है। तो इस तरीके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से देख लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा कंपाउंड आपका बनता है जब आप क्लोरोबेंजीन जो होता है वो आपका NaOH से रिएक्ट करता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिएक्ट करता है। जनरली तो रिएक्ट करता नहीं, बट अगर रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है। तो हमसे यहाँ पे दिया गया है कि क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। बेंजीन पे क्लोरीन ग्रुप लगा होता है, और हमसे पूछा गया कि जब आप NaOH से रिएक्शन करवाते हो, तो NaOH जब आप इसे हाई टेम्परेचर पर, जब आप इसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर देते हो और प्रेशर प्लस देते हो, तो यहाँ पे क्या बनाता है आपका, यहाँ पे ये फेनॉल बना लेता है, ठीक है। फेनॉल, फेनॉल का फॉर्मेशन है जहाँ पे बेंजीन पे OH ग्रुप अटैच हो जाता है, ये आपका फेनॉल फॉर्मेशन कर लेता है। तो राइट आंसर विल बी, राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका फेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फेनॉल, ओके। तो इस चीज़ से आपको देखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज द IUPAC नेम ऑफ द C3C2OH। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कार्बन है और OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि फेनॉल ग्रुप, यानी कि अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप है। और यहाँ पे CH3CH2OH। सो राइट आंसर विल बी एथेनॉल, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आपसे पूछा गया है, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जब आपका हाइड्रोलिसिस होने पर आपको दो मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं तो आपका डाइसैकेराइड होते हैं। एंड ऑप्शन आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, राइबोज। राइट आंसर विल बी माल्टोज। माल्टोज जो होता है आपका ये एक डाइसैकेराइड यूनिट है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑप्शन आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, वाटर। राइट आंसर विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड आपका जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इसमें से कौन सा आपका नॉन मेटल है। आयरन, कॉपर, सल्फर, सिल्वर। राइट आंसर इज सल्फर। सल्फर इज नॉन मेटल। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द 2 मोल्स ऑफ द हीलियम गैसेस। 2 मोल ऑफ हीलियम गैस में कितने प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल में 6.02 10 23 एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर हमको 2 मोल दिया गया है तो 2 मोल में आपको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 इंटू 6.0, ठीक है, 2 इंटू 6.0, ठीक है, 3 इंटू 10 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 इंटू 10 23। और जब आप इसे फिर एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और यहाँ ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा इस तरीके से, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर में आपको हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है। 1.2 इंटू 10 24 आइटम्स हो जाएंगे इस तरीके से आप। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है, स्ट्रेस में। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट होता है इसके बाद। एंड द क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। सो ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपका थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, या फिर स्पाइगनोमीटर या ग्लूकोमीटर। राइट आंसर विल बी स्पाइगनोमीटर आपका जो होता है ये यूज किया जाता है। थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर के लिए होता है, स्टेथोस्कोप आपका एस्कल्टेशन के लिए होता है, साउंड के सुनना। और ग्लूकोमीटर आपको जो होता है ये आपका RBS लेने के लिए होता है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे आपका शुगर को मेजरिंग करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद आपकी कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो वैक्सीनेशन के बाद आपको जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो कि आपकी बॉडी को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है आपकी इम्यूनिटी के बाद डेवलप होती है। द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपका कौन सा बॉडी पार्ट होता है। ऑप्शन आर सेरिबेलम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या मेडुला। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपका बॉडी टेम्परेचर को जो था वो कंट्रोल करता है। तो बॉडी टेम्परेचर आपका इट इज कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट विद हाई ब्लड शुगर लेवल। एक पेशेंट है जिसका ब्लड यूरिया जो है, सॉरी शुगर लेवल नहीं, यूरिया लेवल है, ठीक है। आप पेशेंट विद हाई ब्लड यूरिया लेवल इज लाइकली टू हैव, अगर किसी पेशेंट की ब्लड में यूरिया लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मतलब कि ठीक नहीं हो रहा है, सो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी डिस्फंक्शन या फिर लंग इन्फेक्शन। राइट आंसर बोले किडनी डिस्फंक्शन, उसे किडनी से रिलेटेड आपका जो होता है वो प्रॉब्लम हो सकता है उसका रीनल फेलियर हो या फिर किडनी डैमेज हो चुकी हो। इस वजह से आपको जो होता है ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से आपको जो ब्लड में यूरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द एडल्ट। एक एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा 12 to 20 ब्रीथ। 12 to 20 ब्रीथ आपकी जो होती है नॉर्मली एडल्ट पर्सन में आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है आपको देखने मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, व्हिच कलर बैग इज यूज फॉर द ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कौन सा कलर का बैग आपका जो होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन आर येलो बैग, रेड, ब्लू बैग। सो राइट आंसर विल बी येलो बैग। येलो बैग आपका जो होता है ये, यानी कि येलो बैग का जो डस्टबिन होती है या फिर जो येलो कलर की डस्टबिन होती है जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट में यूज की जाती है, उसका जो फंक्शन होता है, यानी उसमें हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि किसी का कोई भी ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन है या फिर कोई
ऑर्गन का कट करके उसको कहीं फेंकना है, तो आपका जो होता है वो एज डस्टबिन में हम डालते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो फॉलिक इज नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट। कौन सा आपका बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है? यूज्ड सिरिंज हो गया, किचन का वेस्ट हो गया, सॉइल्ड कॉटन हो गया, या फिर ह्यूमन का ऑर्गन हो गया। तो राइट आंसर किचन का वेस्ट होता है, ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट नहीं होता। जो आपके हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं आपके बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायग्नोजिंग डिजीजेज यूजिंग द इमेजिंग टेक्निक, जहाँ पे अलग अलग टाइप्स की इमेजिंग टेक्निक लाइक एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन का यूज करके हम जो है डिजीज का पता लगाते हैं। तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट में आता है? सो द राइट आंसर इज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आपको जो होता है इस तरीके की जो भी आपकी फैसिलिटीज होनी है वो आपकी देखनी जाती है वहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। सो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सो द राइट आंसर विल बी, ठीक है, बी, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। प्राइमरी पर्पस क्या है स्टेरिलाइजेशन का? स्टेरिलाइजेशन यानी कि साफ सफाई करना है, तो बिल्कुल इसे बैक्टीरियल क्लीन कर देना। सो ऑप्शन था क्लीनिंग द एरिया, क्लीनिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, रिमूव द डस्ट, या फिर कूलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। सो राइट आंसर विल बी क्लीनिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो आपका स्टेरिलाइजेशन के माध्यम से जो हमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर उसको हम खत्म कर देते हैं, यानी किल कर देते हैं इस तरीके से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मेथड इज यूज्ड टू स्टीम अंडर द प्रेशर टू स्टेरिलाइज इक्विपमेंट, यानी कि स्टीम मेथड का यूज करता है इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? तो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्लेव मेथड। ठीक है, ऑटोक्लेव मेथड में जहाँ पे हम स्टीम का यूज करते हैं। ठीक है, इस मेथड में हम स्टीम का यूज करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हीटेड स्टीम होती है, उसका यूज करके हम स्टेरिलाइज करते हैं, इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, हम आशा बोलते हैं। ठीक है, आशा इज अ पार्ट ऑफ किस चीज के पार्ट होती है वो? तो वो आपके पार्ट होते हैं एनएचएम की, जो कि आपका नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, एनएचएम को जो होता है क्या होता है? नेशनल हेल्थ मिशन जो होता है, इनकी जो यूनिट होती है एक तरीके से इनका पार्ट होती है। आशा वर्कर्स जो होती हैं आपके एनएचएम की पार्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल सुरक्षा योजना जेएसवाई प्रमोट्स, इस योजना के अंतर्गत क्या आता है? आपका स्कूल एजुकेशन आती है, या फिर इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती है, या फिर एचआईवी टेस्टिंग होती है, या फिर आपके चाइल्ड इम्यूनाइजेशन होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा जो आपका संस्थागत डिलीवरी होती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जो डिलीवरी हो ठीक है वुमेंस की, वो आपका यहाँ पे जो पीएससी सीएससी होती है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है, या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होती है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरी यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होता है उसको ज़्यादा से कराया जाए। तो आपका इस योजना यानी जनरल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता है, जिससे जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है या फिर आईएमआर जो होता है आपका काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज किया जाता है। तो इस योजना का अंतर्गत इसके अंदर ये आता है। फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है विच आर द दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन सा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है? इन्फ्लुएंजा हो गया, अस्थमा हो गया, मिजल्स हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया। तो अस्थमा जो होती है आपका ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। बाकी आपके मिजल्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जो होती हैं आपके सारी कम्युनिकेबल डिजीज में आपको देखने को मिलती हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन है आपका है विच डिजीज मेनली काज बाय टोबैको यूज। कौन सा आपका जो डिजीज आपका टोबैको से, ठीक है, टोबैको आपका यूज करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? तो ऑप्शन था ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा हो गया, आपका कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। सो राइट आंसर विल बी कैंसर। जो आपका जो ट्यूबर इसका जो आपका टोबैको होता है, ठीक है, टोबैको से आपको यूज करने से आपको जो होता है कैंसर, अगर बेसिकली ज़्यादातर इसमें माउथ कैंसर देखने मिलता है। ठीक है, माउथ कैंसर आपको ज़्यादा देखने मिलता है इन केस ऑफ टोबैको यूज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आपका कौन सी चीज़ का यूज करते हैं? सो आपके पास ऑप्शन क्या है? टॉर्निकेट हो गया, स्प्लिंट हो गया, बैंडेज, कॉटन। सो राइट आंसर है टॉर्निकेट। किसी भी टॉर्निकेट का यानी कि किसी भी तरीके का कोई का कपड़ा जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम प्रेशर वहाँ डालते हैं, यानी उसको जस्ट ऊपर बांध देते हैं, जिससे जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, और जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है या रुक जाती है। और फिर अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ठीक है, व्हाट शुड यू डू? सो ऑप्शन आर टच द विक्टिम, पावर वाटर, टर्न ऑफ द पावर सोर्स, कॉल इलेक्ट्रिशियन। सबसे पहले क्या करना है? सो किसी चीज़ को बचाने के लिए, किसी भी पर्सन को आपको बचाने के लिए सबसे पहले खुद को बचाना है। ठीक है, सबसे पहले इंश्योर करना है कि आप खुद सेफ हो ना, अगर किसी को बचाने जा रहे हो और अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है तो दिस इज नॉट अ फर्स्ट एड। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आप को अच्छे से बचाना है। तो अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, सबसे पहले आपको फर्स्ट इंश्योर करना है कि वहाँ पे आ, वो किसी तरीके का कोई तार पड़ा है या फिर कोई सबसे पहले आपको स्विच ऑफ कर दें, जिससे आपको खुद आप जो है सेफ हो जाओ। सो राइट आंसर विल बी टर्न ऑफ द पावर सोर्स। ठीक है, पावर सोर्स आप जो भी है वहाँ पे टर्न ऑफ कर दो, जिससे अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉक होगा या फिर अगर चांसेस है तो वो सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ही आप जो है दूसरे पर्सन की हेल्प कर पाओगे। फिर अगला क्वेश्चन है द मिड मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन। मिड डे मील आपको जो प्रोग्राम था किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? सो राइट आंसर विल 1995। ठीक है, 1995 में आपको जो था मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जहाँ पे आपको जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पे मिड टाइम में जो होता है वो आपको खाना दिया जाता है। सो इस योजना के अंतर्गत यानी मिड डे मील प्रोग्राम आपका कब स्टार्ट किया था? सो 1995 में आपको जो था स्टार्ट किया गया था मिड डे मील प्रोग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च। स्वच्छ भारत अभियान जो होता है किस डेट को लॉन्च किया गया था? सो आपको याद होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर। ठीक है, महात्मा गांधी जयंती के दिन 2014 में लॉन्च किया गया था, एंड 2014 में लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकल सेल एनीमिया किस प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिकल सेल एनीमिया। जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, आपको पता होना चाहिए आपका जो डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, अगर किसी पर्सन को, आपको उस पर्सन को क्या नहीं हो सकता। सो डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया। सो उस पर्सन को जो होता है वो मलेरिया नहीं हो सकता। अगर किसी पर्सन को अगर सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है तो उस पर्सन को मलेरिया वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिकल सेल एनीमिया है वो उस पर्सन को मलेरिया से बचाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड पीएच रेगुलेशन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड, यानी कि ब्लड पीएच जो कौन से आपका स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके ब्लड को पीएच को रेगुलेट करते हैं। तो आपको पता होगा कि ब्लड को जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अगर इसके पीएच में ऊपर या कोई नीचे कुछ भी डिक्रीज इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। और कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं आपके ब्लड पीएच को कंट्रोल करते हैं, तो ऑप्शन आर किडनी, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही बात, किडनी कंट्रोल करता है। ब्लड प्लाज्मा भी आपका जो कंट्रोल करता है। लंग्स भी आपके जो कंट्रोल करते हैं। सो राइट आंसर भी ऑल ऑफ दिस। ये सारे ऑर्गन जो होते हैं आपके ब्लड पीएच की मेंटेन में इन्वॉल्व होते हैं, मेंटेनेंस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉस्कोमियल इन्फेक्शन आर आल्सो, ठीक है। नॉस्कोमियल इन्फेक्शन आपके क्या होते हैं। सो आपको बताओ कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, जो आपके किसी इन्फेक्शन से आप प्रॉब्लम्स तो हैं, बट अगर आपको हॉस्पिटल में भी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द हॉस्पिटल की वजह से, तो उसे हम नॉस्कोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। सो ऑप्शन था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इडियोपैथिक इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, या फिर लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। राइट आंसर विल बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर आल्सो कॉल्ड नॉस्कोमियल इन्फेक्शन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट रूट टू एडमिनिस्टर इंसुलिन। इंसुलिन को देने के लिए आपका कौन सा रूट होता है। कई सारे रूट्स होते हैं, आईवी हो गया, आईएम हो गया, ठीक है, इंटरडर्मल हो गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें आपको जो होता है यहाँ पे जो आईवी दी जाती है आपकी, सो आईवी जो होती है आपको सबक्यूटेनियस दी जाती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे जो होती है आपका आईवी दी जाती है। ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन को हम जो होता है सबक्यूटेनियस दे देते हैं। तो राइट आंसर विल बी सबक्यूटेनियस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे कब आपको देखा जाता है, जो कि आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे उनके लिए मनाया जाता है, ठीक है, उनका जन्म हुआ था। सो इंटरनेशनल नर्स डे आपको जो था किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर है 12 मई, ठीक है। 12 मई का जो होता है वो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे आपके कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एंड द क्वेश्चन आर अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। एक पर्सन जो होता है वो, ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन है। एक पर्सन जो होता है आपको मैनकाइंड यानी कि, ठीक है, मानव सभ्यता को वह प्रेम करता है एक तरीके से। सो इसका जो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल फिलेंथ्रोपिस्ट। जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं वो आपका पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ओके, जो आपका दानी होते हैं, ठीक है, जो कुछ दान करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वो आपके फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम्स फॉर द बेनिवोलेंट, ठीक है। बेनिवोलेंट के लिए आपको क्या सिनोनिम्स यानी प्राइवेसी क्या बनती है। तो बेनिवोलेंट मतलब होता है उदार स्वभाव, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या आता है। सिनोनिम्स आपका क्रूअल आ गया, काइंड हो गया, ग्रेडी हो गया, मैलिशियस हो गया। सो राइट आंसर विल बी काइंड, ठीक है। किसी के लिए आपका जो होता है काइंडनेस शो करना, तो आपका बेनिवोलेंट का जो होता है ये आपका सिनोनिम्स बनता है यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। यहाँ पे बेसिकली आपको आर्टिकल्स देखने हैं कि ए एंड द में कौन सा आर्टिकल लगेगा। सो आई सा एन एलिफेंट इन द जू, आई सा एन एलिफेंट इन द जू, या फिर आई सा द एलिफेंट इन द जू, या फिर आई सा द एलिफेंट इन द जू। ठीक है, राइट आंसर विल बी यहाँ पे बी वाला होगा, जहाँ पे आपको आई सा एन, ठीक है, एलिफेंट के बाद एलिफेंट के पहले एन लगता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो एन होते हैं आपके वॉवल्स लगते हैं, तो वॉवल्स आपके कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। सो बेसिकली यहाँ पे ई दिया गया है, एलिफेंट में ई लगा होता है, तो एन जो होता है आपके वॉवल्स में यूज करते हैं, वॉवल से पहले लगते हैं, तो एन यहाँ पे राइट आंसर होगा आई सा एन एलिफेंट इन द जू। फिर अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका इज एम आर लगता है, ठीक है, इज एम आर लगता है। तो ऑप्शन सात सी सिंग्स ब्यूटीफुल, सी इज सिंगिंग ब्यूटीफुल, सी sang ब्यूटीफुल, या सी हैज sung ब्यूटीफुल। राइट आंसर विल बी सी इज सिंगिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। इज आपका जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो सी इज सिंगिंग ब्यूटीफुल, ओके। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही हैज अ फ्यू मनी लेफ्ट, ही हैज अ फ्यू मनी लेफ्ट, ठीक है, ही हैज लिटिल मनी लेफ्ट, या फिर ही हैज मच मनी लेफ्ट। तो राइट आंसर विल बी सी, ठीक है, सी इसका ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ही हैज अ लिटिल मनी लेफ्ट, ठीक है, उसके पास थोड़ा सा पैसा बचा हुआ है। सो ये आपका ज़्यादा करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द बाइट द बुलेट मीन्स। अगर एक सेंटेंस यानी कि कुछ वर्ड देंगे, बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या होता है, टू ईट वेरी फास्ट, या टू इंडोर समथिंग डिफिकल्ट ब्रेवली, या फिर टू इग्नोर सिचुएशन, या फिर टू कंप्लेन अबाउट अ प्रॉब्लम। राइट आंसर विल बी टू इंडोर समथिंग डिफिकल्ट ब्रेवली, यानी कोई समस्या है उसको काफ़ी ज़्यादा साहसपूर्ण से हमने उसको, ठीक है, उसको लिया है, यानी उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बाइट द बुलेट इसका जो रियल मीनिंग होता है टू इंडोर समथिंग डिफिकल्ट ब्रेवली, ठीक है, ब्रेवली यानी ब्रेव तरीके से हम जो है किसी भी डिफिकल्ट चीज़ को करने जा रहे हैं, तो आपका जो होता है वो बाइट द बुलेट होता है, इसका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक पर्सन जो आपका ना तो लिख सकता है ना राइट कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन आर इलेक्ट्रेट,
अनएजुकेटेड, डाइसलेक्सिक या फिर इग्नोरेंट। तो राइट आंसर विल बी आपका जो होता है उस पर्सन को हम इलिटरेट बोलते हैं। आपका जो होता है इलिटरेट पर्सन आता है जो कोई भी किसी तरीके का ना कुछ लिख सकता है ना पढ़ सकता है, तो आपका इलिटरेट में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश टू द मार्केट एवरी संडे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ब का फॉर्म जाएगा, गो, गोज, वेंट, गोइंग। सो राइट आंसर गोज, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका गोज होगा। सी गोज टू द एवरी मार्केट एवरी संडे, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा गोज होगा, सी गोज टू द एवरी मार्केट संडे। फिर अगला क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड टू द फॉर्म मीनिंगफुल सब्सटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सब्सटेंस बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस को एक तरीके से बिखरा गया है और फिर आपको उन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल सब्सटेंस बताना है। तो ऑप्शन क्या है, सी एवरी गोज टू द स्कूल एवरी डे, रॉन्ग, गलत है। सी गोज टू द स्कूल एवरी डे, राइट आंसर विल बी सेकंड, बी वाला ऑप्शन राइट है। यहाँ पे सी गोज टू द स्कूल एवरी डे, सो दिस इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या है, टर्न अ ब्लाइंड आई का क्या मतलब होता है। सो ऑप्शन आर टू इग्नोर समथिंग, कुछ चीज़ें इंटेंशनली इग्नोर कर देना, या फिर टू लुक क्लोजली एट समथिंग, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, या फिर टू क्लोज वन आई वाइल रीडिंग, एक आंख बंद कर लेना पढ़ते समय, या फिर टू बी अफेयर ऑफ डार्क। राइट आंसर विल बी टू इग्नोर समथिंग, किसी चीज़ को इंटेंशनली यानी जानबूझकर किसी चीज़ को इग्नोर कर देना कि ऐसा लगता है कि हम देख नहीं रहे, ठीक है, या ऐसा दिखाना कि हम देख नहीं रहे। सो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा, टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, और इसका क्या मतलब होता है, टर्न अ ब्लाइंड आई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेलिंग इज करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे दिया गया स्पेलिंग में से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। सो एक्मोडेशन को बताना है। सो एक्मोडेशन का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है आपका बी वाला होता है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर एक्मोडेशन का, ये आपका स्पेलिंग होता है एक्मोडेशन का। फिर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप वाला सब्सटेंस। आप किस तरीके का आपका सेंटेंस है बताना आपको। तो सेंटेंस क्या आपका, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो बेसिकली यहाँ पे देख आप साइन देख रहे हो, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया हुआ है इस तरीके से, तो इसका मतलब कुछ आश्चर्यजनक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पलेटरी सेंटेंस है यहाँ पे, जो आपका जिसका मतलब होता है आश्चर्यजनक सेंटेंस जो होता है आपके कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ देख लेना, जैसे आपको बताया कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है, क्या इतना शानदार जो होता है आपका सनसेट हो रहा है, तो ये आपका जो होता है एग्जाम्पलरी में आता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा। सो कॉमेटी को बताना है, तो कॉमेटी का आपका जो राइट आंसर होगा सी होगा, जहाँ पे आपका टी के बाद डबल ई आता है, ठीक है, तो राइट आंसर विल बी कॉमेटी। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो था वो राइट है कॉमेटी की स्पेलिंग के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अरेंज द सब्सटेंस करेक्टली। आपका जो सेंटेंस का अरेंजमेंट अच्छे से करना है यहाँ पे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में क्या है। सो द पार्क प्लेइंग चिल्ड्रंस आर इन, ठीक है, इस चीज़ को आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ऑप्शन आर द पार्क प्लेइंग आर चिल्ड्रन, गलत है, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग द पार्क, द चिल्ड्रन इन पार्क आर प्लेइंग, या फिर आर प्लेइंग द चिल्ड्रन पार्क इन। सो राइट आंसर विल बी, बी आपका जो राइट आंसर होगा, जहाँ पे बताया गया कि द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। ओके, सो राइट आंसर विल बी सेकंड। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, एक पर्सन जो होता है काफ़ी सारी लैंग्वेज को जानता है बोलता है, उसे क्या बोलते हैं। सो उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज एंड दैट विल कॉल द पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट उसे बोलते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द आइटम, एक आइटम में से मुहावरा होता है, ठीक है, किसका क्या मतलब होता है। टू कीप एन आई ऑन, ठीक है, किसी चीज़ पे देखना। टू कीप एन आई ऑन का क्या मतलब होता है। सो क्लोज वन आई, आंखें बंद कर लेना, या टू वॉच मॉनिटर क्लोजली, टू फॉरगेट लुक, या टू कवर वन आई, एक आंख बंद कर लेना। राइट आंसर विल बी टू वॉच मॉनिटर क्लोजली, किसी चीज़ को देखना, उसे उसका क्या मतलब होता है, टू कीप एन आई ऑन, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना समझना, ठीक है, टू मॉनिटर क्लोजली इट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फॉर द सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए आपको करेक्ट डिटरमाइनर बताना है। ही डजंट हैव डैश मनी लेफ्ट, मच, मेनी, फ्यू, या लिटिल। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लिटिल होगा, ठीक है, ही डजंट हैव लिटिल मनी लेफ्ट, ठीक है, ही डजंट हैव लिटिल मनी लेफ्ट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, आपको सेंटेंस को कंप्लीट बताना है। और सी डैश एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। ऑप्शंस आर टेल, टेल्स, टोल्ड, टेलिंग। सो राइट आंसर विल बी टोल्ड। टोल्ड का मतलब आपका हो जाएगा, सी टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, उसने एक अच्छी कहानी सुनाई थी, ठीक है, कल सुनाई थी अच्छी कहानी। सो ही टोल्ड अ इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। फिर अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉर्म, ठीक है, आप पैसिव फॉर्म बताना आपको, जो एक्टिव पैसिव पूछा जाता है वहाँ पे। सो चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म एंड द क्वेश्चन इज सी रॉट अ लेटर, ठीक है, उसने एक पत्र लिखा था। सो ऑप्शन क्या है, अ लेटर इज रिटन बाई हर, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर, या फिर अ लेटर हैज बीन रिटन बाई हर, या फिर ए लेटर विल बी रिटन बाई हर। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड होगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ठीक है, उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया था। बेसिकली आपको पूछा था ना, सी रोट अ लेटर, सो उसका जो यहाँ पे फॉर्म बनेगा, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। फिर अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड। प्रीफिक्स सफिक्स पता होगा आपको, प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है, और डैश पॉसिबल करके आपको सेंटेंस वर्ड दिया गया है, इसमें आपको प्रीफिक्स लगाना है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, मीनिंगफुल शब्द बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना है। सो प्रीफिक्स में अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला, ठीक है,
आई एम लगा दोगे तो इसका मतलब क्या होता है, आई एम लगाने से आपको दिख जाएगा इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आपका सेंटेंस वर्ड क्या बनता है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। और अगर बाकी आपकी कोई भी वर्ड अगर आप दूसरा प्रीफिक्स लगाते हो तो वहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला होगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है वेयर शुड द कॉमा गो इन दिस सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो इसका जो राइट आंसर होगा आफ्टर लंच लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है। आफ्टर लंच लेट्स गो फॉर अ वॉक, सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये वाला होगा, ठीक है। आफ्टर लंच, लंच होने के बाद हम एक वॉक के लिए चलते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो इस तरीके से आपको इसका राइट आंसर का फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव बताना है। एंड सेंटेंस क्या आपका सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाना गाती है, सिंग्स वेल। ऑप्शन सी नॉट सिंग्स वेल, सी डजंट सिंग वेल, या सी इज नॉट सिंग वेल, सी हैजंट सिंग वेल। तो आपका जो आंसर होगा, राइट आंसर बी वाला होगा, सी डजंट सिंग वेल, ठीक है। वो आपका अच्छा गाना नहीं गा पाती है, सी डजंट सिंग वेल, इसका जो होता है नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस। एक प्रीपोजिशन बताना क्या है, सी सेट डैश ऑन द चेयर, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी सेट ऑन द चेयर। ऑन जो होता है आपका ये प्रीपोजिशन है, सी सेट ऑन द चेयर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेजल वर्क, ठीक है। फ्रेजल वर्क आपका क्या है, गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, सो इसका मीनिंग क्या है आपका, ऑप्शन आर टू डोनेट समथिंग, टू स्टॉप ट्राइंग, टू हैंड ओवर गिफ्ट, या फिर टू इंक्रीज। तो इसका जो मतलब होता है आपका टू स्टॉप ट्राइंग। गिव अप क्या बोलते हैं कि जो भी आप कुछ कर रहे हो तो सब आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। सो इसका जो मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग, ठीक है, अपने ट्राइंग को स्टॉप कर देना, जो भी कुछ आप कर रहे होते हो। फिर अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट मॉडल वर्ब। आपको एक करेक्ट मॉडल वर्ब बताने हैं, यू डैश वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है। क्या डैश में आता है आपका, तो ऑप्शन आर मस्ट, ठीक है, शुड, माइट, कैन, मस्ट। सो राइट आंसर मस्ट, ठीक है। यू शुड, ठीक है, यू मस्ट वियर अ सीट हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है, आपका मस्ट हो जाएगा यहाँ पे इसका मॉडल। फिर क्वेश्चन है विच वर्ड इज फाउंड बाय द करेक्टली यूजिंग फ्रेंड। फ्रेंड का यूज करते हैं आप कौन सा वर्ड बना सकते हो, सो ऑप्शन आर फ्रेंडशिप, फ्रेंडनेस, फ्रेंडलीशिप, या फिर फ्रेंडमेंट। तो जो मोस्ट रिलेबल है, यानी जो जिसका मीनिंग समझ में आता है, वो आपका क्या है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आपका जो होता है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिमस ऑफ द हॉनेस्ट। हॉनेस्ट के प्राइवेसी बताना है। सो हॉनेस्ट का आपको पता होगा कि ऑप्शंस आर ट्रूथफुल, डिसऑनेस्ट, सेक्रेटिव, या साइलेंट। राइट आंसर विल बी ट्रूथफुल। जो हॉनेस्ट होता है उसका जो सिनोनिमस होगा आपका ट्रूथफुल होता है। ओके, फिर ऑप्शन है चूज द एंटोनिम्स ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम्स क्या है, तो ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी होते हैं, और उसका जो विलोम होता है आपका होता है पैसिमिस्टिक, ठीक है। पैसिमिस्टिक होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैसिमिस्टिक। तो ये थे 124 क्वेश्चंस, जिसमें आपको पांचों सब्जेक्ट कवर किए थे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश हमने देखा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को वाले हैं। हो सकता है इससे थोड़ा सा अप लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए, मॉडल लेवल। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन थे। इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये आपके 124 क्वेश्चन थे, तो इसको आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट में, आपका स्कोर कितना बना था, कितना आपका सही थे क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगले वीडियो मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।